प्रिय छात्रों, आज के इस ट्रिकी जीके में मैं आपके सामने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ ट्रिक हमने खुद से बनाया हुआ है, उसी ट्रिक को आज आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और इस बौद्ध धर्म में आपके महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक थे, इस बौद्ध धर्म के। और इस महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात एक तरीके से 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। और अक्सर ये क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में कहाँ पर किया गया, या उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो एक तरीके से बौद्ध धर्म में आपका 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो उसी से संबंधित ट्रिक हम आपके सामने कि कौन सी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कहाँ पर की गई और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो हेडिंग आप लोग बना लेंगे बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ। और इस बौद्ध संगीति का ट्रिक है आपका अका अक राबी पक महासब मो बसु। एक बार फिर से बौद्ध संगीतियों का जो ट्रिक है वो है आपका अका अक राबी पक महासब मो बसु। अब इसमें जिन जिन चीज़ों का उल्लेख हुआ है, तीनों लाइन में आपका 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अका अक में किसका नाम छुपा हुआ है? तो अका अक में शासक का नाम छुपा हुआ है, यानी कि शासन काल। राबी पक में आयोजन स्थल, आयोजन स्थल का नाम छुपा हुआ है। और तीसरी लाइन में महासब मो बसु में किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई उसका नाम छुपा हुआ है। तो अब इसको इस तरीके से कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया और उस चारों का आप देख रहे होंगे कि तीनों लाइन में 4-4 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आए हैं, यानी कि 4 बौद्ध संगीतियों में 4-4 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पर पहले वाले लाइन में शासक का नाम निकलेगा, दूसरे वाले में आपका आयोजन स्थल का नाम निकलेगा और तीसरे वाले में आपका अध्यक्ष का नाम निकलेगा। अब अगर आपके सामने महा शब्द आ गया और इस महा से आपके ऑप्शन में पूरा नाम दिया रहेगा, तो महा से जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो एक ही दिया रहेगा और वो महा से जो भी ऑप्शन रहेगा रिलेटेड आप उस पर टिक मार करके आंसर सही कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में आप इस तरीके से बना लीजिए अका अक राबी पक और तीसरा कॉलम के रूप में महासब मो बसु। तो पहले महा हो गया, फिर सब हो गया, फिर उसके बाद से मो हो गया, फिर वसु हो गया। ठीक। अब यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। तो ये महा वाला किसका है? तो ये अध्यक्षता का है। तो यहाँ हम ऊपर क्या कॉलम बना दिए? अध्यक्षता। ये आपका क्या है? तो ये आपका आयोजन स्थल, आयोजन स्थल। और इधर आपका क्या हो जाएगा? शासन काल, शासन काल। तो इस तरीके से ये 3 कॉलम बन गया और तीनों कॉलम में 4-4 अक्षर आज आए हुए हैं। इन चारों अक्षर से अब एक एक चीज़ का नाम निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि आपका पहले में क्या आया है? औ, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति। अब इधर एक कॉलम और चाहें तो बना सकते हैं। ये हो गया आपका प्रथम बौद्ध संगीति।
प्रथम बौद्ध संगीति, उसके बाद से द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब अ से कौन सा शासक निकलेगा? तो अ से आपका अजात शत्रु। अ से कौन सा शासक निकला? अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था और इसी अजात शत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, या ये कह सकते हैं कि हर्यक वंश ही पूरा आपका एक तरीके से पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी इसमें शासक हुए सभी शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी संभाले थे और इसी हर्यक वंश का संस्थापक हुआ था बिंबसार, और उसी बिंबसार का पुत्र अजातशत्रु जो था उसने बिंबसार की हत्या करके गद्दी संभाला। इस कारण से अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अ से कौन सा शासक? अजातशत्रु। रा से कौन सी जगह निकली? तो रा से आपका निकल जाएगा राजगृह, रा से राजगृह। और महा से कौन सा अध्यक्ष व्यक्ति निकला? तो महा से आपका हो जाएगा महाकश्यप, महाकश्यप। उसके बाद से आपका दूसरी बौद्ध संगीति, और दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आया है? का से कौन सा व्यक्ति निकला या शासक निकला? तो का से आपका निकला कालाशोक, कालाशोक। और ये जो कालाशोक था ये शिशुनाग वंश का शासक था। अब वी से कौन सी जगह निकली? तो बी से आपका वैशाली, वी से वैशाली। और सब से कौन सा अध्यक्ष निकला? तो सब से सबा कमीर, सबा कमीर। अब तृतीय बौद्ध संगीति के जगह पे कौन सा लाइन में आया है? तो अ से अशोक। और ये जो अशोक था ये मौर्य वंश का शासक था, और इसी मौर्य वंश अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और प से कौन सी जगह निकली? तो प से आपका निकला पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और मो से कौन सा अध्यक्ष निकला? तो मो से आपका हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्म, मोगलीपुत्र तिस्म। अब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन क से कौन सा शासक निकला? तो क से आपका निकला कनिष्क, क से कनिष्क। और इस कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया, और कश्मीर में एक जगह है कुंडल वन, कुंडल वन। इसी कुंडल वन में आपकी चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? तो वसु से निकल जाएगा आपका वसुमित्र। तो इस तरीके से आपके ये चारों बौद्ध संगीति का ट्रिक आपके सामने है। अगर आप केवल ट्रिक रट लेंगे अकायक राबी पक महासब मो बसु, अकायक राबी पक महासब मो बसु, तो ऑप्शन जब आपके सामने आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से, अगर आयोजन स्थल पूछ दिया या फिर आपका ये अध्यक्ष पूछ दिया या फिर शासक का पूछ दिया, तो इस ट्रिक के आधार पर अच्छी तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर 100% सही आप दे सकते हैं। अब पांचवी बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था। तो पांचवी बौद्ध संगीति, चूँकि ये अलग अलग, मतलब कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल वगैरह की परीक्षाएं होती हैं, उस ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाओं में इस पांचवी बौद्ध संगीति को उठा करके कभी कभी प्रश्न पूछा गया है। तो अब पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, जो कि इस ट्रिक में शामिल नहीं है? तो पांचवी बौद्ध संगीति, और ये पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था, हर्षवर्धन। और ये जो हर्षवर्धन था वो किस वंश का शासक था? तो ये वर्धन वंश का शासक था।
वर्धन वंश का शासक। और इस हर्षवर्धन के शासन काल में जो बौद्ध संगीति का 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वो कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था कन्नौज। और किसके शासन काल में किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में ही वेंग सांग भारत आया था। वेंग सांग भारत आया था और इसी वेंग सांग की अध्यक्षता में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन कन्नौज में हर्षवर्धन के शासन काल में किया गया। तो इस तरीके से आपका ये बौद्ध संगीति से रिलेटेड आपका ट्रिक कंप्लीट हुआ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद से इस ट्रिक को 4 बजे भोरहरे में उठ करके रटना शुरू कर दीजिए और एक ट्रिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके तैयार होते चले जाएंगे। अब इसके बाद से जो अगला हम ट्रिक पेश करेंगे वो है आपका जैन संगीति। जैन संगीति। और इस जैन संगीति जैसे कि बौद्ध संगीति हो गया तो उसी तरीके से आपका जैन धर्म था और इस जैन धर्म में भी संगीतियों का आयोजन किया गया था। संगीति कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि संगीति का मतलब क्या होता है। तो संगीति का मतलब ये हो गया कि सभा या सम्मेलन, और उसी सभा या सम्मेलन में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी उनके उपदेश वगैरह थे उनके बारे में चर्चाएं हुआ करती थी। उसके बाद से फिर आपका जैन संगीति का आयोजन किया गया। और उस जैन संगीति में कितनी जैन संगीति का आयोजन किया गया? तो इस जैन संगीतियों का आयोजन केवल 2 किया गया था। जैन संगीतियाँ। तो इस जैन संगीति का आयोजन केवल 2 हुआ था। और ये 2 जैन संगीतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका ट्रिक हो जाएगा आपका पहला पास दूसरा बलदेव। पहला पास दूसरा बलदेव। दूसरा बलदेव। अब यहाँ पर ये पहला पास दूसरा बलदेव यानी कि ये पहला का मतलब क्या हो गया? पहली जैन संगीति। दूसरा का मतलब क्या हो गया? दूसरी जैन संगीति। ठीक। अब इसमें 2-2 शब्द आया है, पा और सौ। इसमें बल और देव, यानी कि इसमें केवल 2 शब्दों का नाम छुपा हुआ है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया। उसी तरीके से दूसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो इसी जैन संगीति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और जब 24वें तीर्थंकर थे तो इसी वजह से चूँकि इनके शासनकाल में या इनके समय में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ी। इस कारण से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जबकि आपके जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और उस 24 तीर्थंकर में जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और उस ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जबकि वास्तविक संस्थापक किसे कह सकते हैं? तो वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी को कहा जा सकता है। और इसी महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे आपके पार्श्वनाथ, और उसी पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रचलन किया था। और उस 4 सिद्धांत में 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और उसी महावीर स्वामी ने जब 5वां सिद्धांत जोड़ा तो उनके द्वारा पंच महाव्रत की रचना की गई। अब ये सारी चीज़ें जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपका पॉलिटी समाप्त होने के करीब है। और जैसे ही पॉलिटी समाप्त होगा वैसे ही मैं आपका हिस्ट्री की क्लासेस लेना शुरू करूँगा। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ या ये भी कोशिश करूँगा कि आपका जो हिस्ट्री के क्लासेस होंगे उसको मैं लाइव पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कमेंट वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट या कॉल करके बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर लाइव क्लास स्टार्ट करिए। तो हिस्ट्री वाले जो भी क्लासेस होंगे उसको मैं आपको लाइव पढ़ाना शुरू करूँगा।
तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक तरीके से मैं हिस्ट्री के क्लासेज जब स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको डिटेल और ले करके चलूँगा। फ़िलहाल जो क्लासेज चल रहे हैं वो आपके ट्रिकी जीके से हैं, तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड मैं फैक्ट आपको देता रहता हूँ ताकि आपका जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज आपका थोड़ा बहुत मजबूत होता चले। तो अब यहाँ पर अब इसको कॉलम बना लेते हैं। पहला पास, दूसरा बलदेव, बलदेव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय जैन संगीति। यहाँ क्या हो जाएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष। ये आपका आयोजन स्थल, अब प्रथम जैन संगीति का आयोजन, पास शब्द आया है तो पास से कौन सी जगह निकलेगी, तो वो निकलेगी आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। 100 से कौन सा व्यक्ति निकला जिसने अध्यक्षता किया, तो 100 से आपका हो जाएगा स्थूलभद्र, 100 से आपका हो जाएगा स्थूलभद्र। बल से कौन सी जगह निकली, तो बल से आपका निकलेगा बल्लभी, बल से बल्लभी, जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसमें आपका देव से कौन सी व्यक्ति का नाम निकला, तो व्यक्ति में हो जाएंगे देव रिद्धि गणी, देव रिद्धि गणी। और इसी देव रिद्धि गणी के द्वारा दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो अब एक हिसाब से इसका क्लियर हो गया कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 100 से स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दूसरी जैन संगीति का आयोजन बल्लभी गुजरात में देव रिद्धि गणी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो इस तरीके से आपका ये जैन संगीति का भी ट्रिक कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछता है कि बौद्ध धर्म में आपके महात्मा बुद्ध के जीवन का प्रतीक क्या है। तो जीवन का प्रतीक में आपका जैसे कि जब उनका जन्म हुआ तो उसको क्या प्रतीक माना गया, उसके बाद से जन्म लेने के बाद से बच्चा जब है वो यौवन अवस्था को प्राप्त करता है तो उस यौवन अवस्था का प्रतीक क्या माना गया। उसके बाद से जब बच्चा यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया, महात्मा बुद्ध यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिए, तो उसे क्या नाम दिया गया। उसके बाद से उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उसको क्या प्रतीक माना गया। तो ये जितने भी उनके जीवन की घटनाएं हैं और उस जीवन की घटनाओं का प्रतीक क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हेडिंग आप बना सकते हैं कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध की जीवन की घटनाएं। वह प्रतीक। तो इसका ट्रिक है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं व प्रतीक का ट्रिक है, कमल साढ़ का जन्म हुआ, कमल साढ़ का जन्म हुआ, साढ़ का जन्म हुआ। घर से लेकर घोड़ा भागा, घोड़ा भागा। पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप कहलाए, मृत्यु तो स्तूप कहलाए। अब इस दोहा चौपाई या कविता मान लीजिए, इस कविता में आपका एक तरीके से महात्मा बुद्ध के जीवन की जितनी घटनाएं हुई हैं उस घटनाओं का प्रतीक क्या है, इस ट्रिक में आपको मिल जाएगा। तो पहली लाइन में आप देख रहे होंगे कि कौन सी घटना घट रही है। तो पहली लाइन में जन्म,
और इस जन्म का प्रतीक क्या माना गया है? तो शब्द क्या आया है? कमल। यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना गया? कमल। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, और जब यौवन अवस्था को प्राप्त करता है तो महात्मा बुद्ध के यौवन का प्रतीक क्या माना गया? साँड़ माना गया। दूसरे लाइन में कौन सी घटना घट रही है? तो घर से लेकर घोड़ा भागा। तो यानी कि घोड़ा भागा घर से, तो घर से भागने का मतलब क्या हो गया? गृह त्याग हो गया, और उस गृह त्याग का प्रतीक क्या माना गया? घोड़ा। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या हो गया? घोड़ा। उसके बाद से तीसरे लाइन में कौन सी घटना घट रही है? तो तीसरे लाइन में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और उस ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या माना गया? पीपल। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि महात्मा बुद्ध को 6वें वर्ष के 49वें दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस ज्ञान का प्रतीक क्या माना गया? पीपल। और तीसरे लाइन में कौन सी घटना घट रही है? चौथे लाइन में, तो वो है आपका मृत्यु, और इस मृत्यु का प्रतीक क्या माना गया? स्तूप माना गया। तो अब इस तरीके से आप चाहें तो 2 कॉलम बना सकते हैं, एक आपका घटना और दूसरा आपका प्रतीक। पहले लाइन में घटना कौन सी घट रही है? तो जन्म, और उस जन्म का प्रतीक क्या माना गया? कमल। उसी पहले लाइन में जन्म के पश्चात महात्मा बुद्ध यौवन अवस्था को प्राप्त किए, और उस यौवन का प्रतीक क्या माना गया? साँड़। तीसरे लाइन में आपका गृह त्याग, और इस गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या माना गया? घोड़ा, क्योंकि इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक, और उसी घोड़े के नाम कंथक और अपने सारथी चन्ना को लेकर के ये बाहर निकले हुए थे, जिसमें इन्होंने 3 दृश्य देखा, और उन 3 दृश्यों को देखने के पश्चात इनका मन काफ़ी द्रवित हुआ, दुखी हुआ, और इन्होंने एक सन्यासी को भी उस तीसरे दृश्य में देखा था, जो कि मस्त होकर के गाना बजाना गाते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। तो इन्होंने ये सोचा कि इस संसार में सबसे अच्छा जो जीवन है वो सन्यासी का ही जीवन है, तो इस तरीके से क्यों न इस राजपाट को छोड़ करके सन्यासी जीवन ही व्यतीत किया जाए। और ये एक रात अपने घर से कंथक नामक घोड़े और सारथी नामक चन्ना के साथ कंथक नामक घोड़ा को लेकर के अपना गृह त्याग दिया। तो गृह त्याग की घटना क्या हो गई? घोड़ा। और उसके बाद से तीसरी लाइन में आपका क्या है? ज्ञान प्राप्ति, और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या प्रतीक माना गया? तो ज्ञान प्राप्ति पीपल। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 6वें वर्ष के 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। चौथे लाइन में आपका मृत्यु घटना हो रही है, और उस मृत्यु का प्रतीक क्या माना गया? स्तूप माना गया। तो इस तरीके से आपका महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं व प्रतीक से भी रिलेटेड आपका ट्रिक समाप्त हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।